हेलो एवरीवन, दिस इज अ पवन उपाध्याय एंड वेलकम टू मानव इंस्टीट्यूट, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल स्ट्रक्चर और नॉट। ठीक है, हमारा भारत का संविधान क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक है, संविधान संविधान को हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल फेडरल मतलब संघात्मक संघात्मक इकाई है या नहीं है, या फिर ये क्या है, यूनिटरी है। यूनिटरी है, एकात्मक इकाई है। एकात्मक इकाई है। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ये पढ़ना जरूरी क्यों है। जैसे हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर है। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी में बेसिकली डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल को क्या मिलता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल को क्या मिलता है, जो व्यक्ति होता है उसे क्या मिलता है, आपको मिलती है आज़ादी, फ्रीडम मिलता है। फ्रीडम मिलता है कि आप काफ़ी कुछ अपने सुनहरे भविष्य के लिए कर सकें। तो इसको फुलफिल करने के लिए हमें एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। एक ऐसा प्रशासन चाहिए। ओके, एक ऐसा प्रशासन चाहिए जहां पे क्या है, इंडिविजुअल्स जो है, जो जो भी व्यक्ति है, इंडिविजुअल व्यक्ति, वो अपने सपने फुलफिल कर सके, है ना। क्योंकि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोकतांत्रिक देश हैं, जहां पे हर सबको आजादी, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, कोई भी हो, हैंडीकैप्ड हो, दिव्यांग हो, ठीक है। तो उसको ये अधिकार है कि वो जो अपने सपने सजोए रखा है उसके लिए वो चीज कर सके। उसको फूड का अधिकार है, इंडिविजुअल को फूड का अधिकार है। ओके, इंडिविजुअल को फूड का अधिकार है। उसको शेल्टर मतलब घर का, ठीक है, उसको घर का अधिकार है। उसको किस चीज का अधिकार है, जॉब, उसे जॉब चाहिए, जॉब्स के अधिकार है ना। उसे घूमने फिरने की, मतलब कहीं भी अगर वो मूव मूव करना चाहे, घूमने फिरने की आजादी है। इन सब का एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन चले, उसके लिए क्या हम ऐसी व्यवस्था करें कि एक इंडिविजुअल के सारे सपने फुलफिल हो सकें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, और हमारा देश आगे बढ़ सके। उसके लिए हम प्रशासन की व्यवस्था किस तरीके से रखें कि इनके सपने पूरे हो सकें। तो प्रशासन की व्यवस्था रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं सेंट्रल लेवल से, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके नीचे के लेवल तक, म्यूनिसिपैलिटीज तक, पंचायत तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार से लेकर आपको स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार राज्य सरकार तक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों अच्छे से चल सके, बिकॉज आपकी डेमोक्रेसी, ठीक है, ये इंडिविजुअल ही सब कुछ जो चाहता है कि हाँ इसके सपने फुलफिल हो, मतलब क्या, डेमोक्रेसी एक अच्छे से चल सके, एक बेटर तरीके से ये के चल सके, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब कहीं भी ये मतलब मत निकालिएगा कि डेमोक्रेसी मतलब कि आप देश को ही खतरे में डाल दें या कॉन्स्टिट्यूशन को ही खतरे में डाल दें। ये चीज है डेमोक्रेसी, मतलब कि आपको वो व्यवस्था जो एक नेशन को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बेसिक होती हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ इशू, ठीक है, जॉब्स, ये सब। तो ये सब कैसे मिलेंगे, ठीक है, रोड रोड फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारी बातें। अब इस टॉपिक पे आते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन, किसमें पावर का बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। जो टॉपिक आपका है कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है, ठीक है, इसके अंतर्गत बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में किस तरीके से है। और इस पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है या फेडरल है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका मतलब समझना। अगर आप डिक्शनरी के मतलब पे जाएंगे, डिक्शनरी की मीनिंग पे जाएंगे, तो दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होगा आपको, यूनियन होगा। इसको हिंदी में संघ बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब भी क्या होगा आपको, यूनियन होगा।
यहाँ पे भी संघ, ठीक है। तो डिक्शनरी के मतलब से दोनों की जो मीनिंग है वो सेम निकल रही है, तो हम कोई एक बढ़िया कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते कि दोनों का एग्जैक्ट मतलब है क्या, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें तो फेडरल शब्द को सबसे पहले जिस कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया गया था वो है यूएस, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अमेरिका का, अमेरिका का संविधान, ओके, अमेरिका का संविधान, इसने सबसे पहले इसको वो किया था, अडॉप्ट किया था इस शब्द को। अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल माने तो कौन सा है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन, ओके। तो ये चीज है। तो अमेरिका वालों ने इस शब्द को यूनिटरी मतलब कि कुछ यूनिट में है, कुछ एक साथ एकत्रित है, सिंपल शब्दों में अगर बात बोले तो ये तो ठीक है, कॉमन सी एक इंग्लिश की टर्म है, तो हमें ये बात समझ में आ जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल, क्योंकि ये शब्द फर्स्ट टाइम यूएस ने इस्तेमाल किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहीं पे भी ये शब्द क्या है, डिफाइन नहीं है, नो डिफाइंड, ठीक है। कहीं पे भी क्या है, परिभाषित, परिभाषित आपकी ये नहीं है, इस वजह से इसको डिफाइन करने में दिक्कत आती है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करें, इसको डिफाइन करने का तरीका ये है, आप चाहे यूनिटरी को डिफाइन करें या फेडरल को डिफाइन करें। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये दोनों किस चीज से रिलेट कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों आपके रिलेट कर रहे हैं पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से किस संदर्भ में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाने की दृष्टि से। तो इन दोनों में ही पावर का आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पे क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, शक्तियों का, शक्ति का बंटवारा, बंटवारा, ओके, बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किसमें आपका, किसमें हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार में, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार में कैसे कैसे हो रहा है, ये हमें देखना है। अब जैसा कि यूनिटरी में ये कहा जाता है कि इसमें क्या है, आपके जो सेंटर होते हैं, इधर जो सेंटर होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा, केंद्र सरकार होगा, वो आपका काफी पावरफुल होता है, ठीक है, ये काफी पावरफुल होता है, ये काफी शक्तिशाली होता है। अगर यूनिटरी की बात बोले, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो जो भी गवर्नमेंट होगी, यूनिटरी, यूनिटरी में जो भी गवर्नमेंट होगी, तो उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या होगी, मोर पावरफुल होगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल होगी, इसका मतलब वो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलेगी, यूनिटरी बेसिस पे चलेगी, एकात्मक पद्धति पे वो सिस्टम चलेगा, जिसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग होती होगी तो इस सिस्टम को बोलते हैं केंद्रीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ओके, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, ओके। इधर क्या होता है, फेडरल में कुछ लोग ये समझते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर यूनिटरी में नहीं होता है, बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए, अगर हमने इसका एग्जांपल यूके लिया है, इसका एग्जांपल यूके लिया है, तो यूके भी 4 स्टेट्स में डिवाइड है, 4 स्टेट्स में, 4 स्टेट्स में डिवाइड है। तो आप इन 4 स्टेट्स को शक्ति नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, तो ये 4 स्टेट्स कैसे प्रशासन को चला पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ तो एक इनको पावर देना पड़ेगा। हाँ, ये है, मान सकते हैं कि उनपे जो फाइनल डिसीजन होगा आपका लास्ट में यूके का होगा, ठीक है, कलेक्टिव जो डिसीजन होगा वो यूके का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन 4 स्टेट्स को पावर देना पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफ पावर इसमें होता है, कभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब भी डिवीजन ऑफ पावर की बात आती है तो लोग ये समझते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ पावर होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर यूनिटरी में भी होता है। और यूनिटरी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि आपके फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, केंद्र सरकार होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के बराबर होती है, गवर्नमेंट के बराबर होती है, ठीक है। इसमें मतलब क्या है,
कोई एक दूसरे का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई एक दूसरे का एजेंट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एजेंट नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। मतलब जितना पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उतना ही पावरफुल आपका क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा। तो क्या हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देख के, जैसे रिसेंटली हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, फिर ग्रेजुअली किस तरीके से तख्ता पलट हुआ और बीजेपी आ गई। इसी तरीके से कुछ आपके जो उठापटक वाली कंडीशन आपके राजस्थान में भी देखने को मिली। जब लास्ट टाइम गोवा का इलेक्शन हुआ तो उसमें भी ये चीजें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आपको जो भारतीय राजनीति है उसमें देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनका इंटरफेरेंस, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो वो कोई मैटर नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस स्टेट में होते हैं। क्यों होते हैं? अपनी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये देख के लगेगा कि यार जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ज्यादा पावरफुल है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है। ओके, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जहां पे हमें ये देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल वगैरह, जहां पे आपके क्या पूर्ण बहुमत है, तो वहां पे आपको कौन से पावरफुल दिखेंगी, जो स्टेट गवर्नमेंट दिखेगी। तो इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जिस भी राज्यों में अगर बहुमत है ना, मतलब क्या मेजोरिटी है, तो वहां पे कौन पावरफुल होगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट। ओके, बट जहां पे आपकी जहां पे क्या है, मेजोरिटी नहीं है, बहुमत अगर आपकी नहीं है, वहां पे क्या है, ट्राई करेगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में होगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा वो ट्राई करेगा क्या, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। तो प्रैक्टिकल इसीलिए कहते हैं कि जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसा एग्जैक्ट पॉलिटी में या प्रैक्टिकल राजनीति में वैसा नहीं होता है। आपको देखने पे लगेगा कि इस कंडीशन को देख के कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करता है, और करता ही है प्रैक्टिकल में, जब से देश आजाद हुआ अभी तक आपको करते हुए देखेगा। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं यूनिटरी है, अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखें। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं एकेडमिक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, हमें पेपर में लिखना है, हमें या तो पीसीएस के पेपर में, आईएएस के पेपर में, या अदर जो कंपटीशन है उसमें लिखना है। तो उसमें जब भी लिखेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो फेडरल है। तो लास्ट में आपको कैसे भी आड़ा टेढ़ा करके ये प्रूव करना है कि वी हैव अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ए यूनिटरी। बट आपको प्रैक्टिकल में क्या दिखेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, जहां पे दिखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मोर पावरफुल, केंद्र सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी दिखेगा, जब आप भारत के संविधान में इसके प्रोविजन, इसके प्रावधानों को पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे नियम कायदा कानून हैं जहां को देख पढ़ने के बाद ही आपको लग जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या बोल रहा है, कि आपका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, यूनिटरी है, एकात्मक है। बट एग्जैक्ट वो चीज नहीं है यहां फेडरल, बट आपको दिखेगा ये थ्योरेटिकल ये है, प्रैक्टिकल ये है। ठीक है, लेकिन जब भी कंक्लूजन में आप आंसर लिखेंगे वो फेडरल लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि केसी वियरे का जो कोट है कि ये लिख दो कंक्लूजन में, क्वाजी फेडरल है ना, या अंबेडकर साहब के कोट लिख दो, ये दोनों ही है ना, तो ये है ना वो है, दोनों ही है, टाइम और रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, जरूरत और समय के अनुसार ये दोनों ही हैं। या डीडी बसु साहब ने भी बोला है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, मतलब ये यूनिटरी भी है, फेडरल भी है, दोनों ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ग्रेजुअल देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकात्मक है कि संघात्मक है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूव करने के क्रम में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकात्मक है कि फेडरल है, इसमें जो सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स के थॉट्स हैं, जो जैसे मैं और आप एक इंडिविजुअल हैं, वी आर नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, और हम सरकार के द्वारा बैठाए गए किसी कमेटी के अध्यक्ष वगैरह नहीं है। तो कमेटी क्या कह रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, सरकार क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, वो बात की बात देखेंगे। लेकिन एक इंडिविजुअल जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है तो उसके विचार क्या रहे हैं वहां यहां हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें भी जो एकदम हाई लेवल के ज्ञाता रहे हैं इसके
ज्ञान के भंडारक रहे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके कोट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट उन्होंने संविधान पढ़ने के बाद क्या कहा, कि वो एकात्मक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है देन स्टेट गवर्नमेंट, या फेडरल है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या है, बराबर पावर लिए बैठे हैं, कोई किसी का एजेंट नहीं है। इसमें सबसे पहले जो कोट्स देखेंगे, ठीक है, वो आपके जो राइटर है, काफी फेमस इनकी किताब है डीडी बसु साहब की, डीडी बसु साहब की। इन्होंने क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये पढ़ने के बाद जब इनसे पूछा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है, संघात्मक है या एकात्मक है, तो ये बोलते हैं कि ये बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, ठीक है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, मतलब ये क्या है, दोनों का दोनों का दोनों का क्या है, संग्रह है, दोनों का ही संग्रह है, मतलब ये फेडरल भी है, ये यूनिटरी भी है। ये हो गई डीडी बसु साहब की बात। आगे आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, ठीक है, अंबेडकर अंबेडकर साहब की, ठीक है, इनकी बात कहते हैं। इन्होंने क्या बोला है, ना तो भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है ना यूनिटरी है, ठीक है, ये दोनों ही है, ये दोनों ही है। ये कब है, टाइम, समय, ठीक है, प्लस रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट जैसी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जरूरत, तो जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है यूनिटरी भी है। तो कब किस समय ये आपकी एकात्मक में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर बात करें जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल हो जाएगी, वो तब होगा जब आप देखेंगे इमरजेंसी आ गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम ग्रेजुअल देखेंगे। जब हमारे इंडिया में आपातकाल आया है तो वहां पे सारी शक्तियां किसमें निहित हो जाती हैं, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सारी शक्तियां किसमें निहित हो जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नॉर्मल टाइम की बात करें यहीं पे, ठीक है, नॉर्मल टाइम की बात करें और डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट की बात करें, तो ये अपने आप में क्या है, फेडरल है ना, फेडरल है, ये चीज है। अभी जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या यूनिटरी है। तो आप देखेंगे अभी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में ये चल रहा है कि मुंबई और बिहार पुलिस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि बेटा तू गलत है, तू गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट आपस में ही फाइट कर रही है। लास्ट में मैटर क्या हो रहा है, सीबीआई पे जा रहा है, सीबीआई पे जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट चाह के भी केस को सीबीआई से ले सकते हैं, क्योंकि सीबीआई इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई ये बॉडी है, ओके। और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन आने बाकी हैं। तो क्या इंटरफेरेंस कर सकती है, आंसर इज नो, क्योंकि आपको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पे भी आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा कि क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी है, मतलब जहां पे जो केंद्र सरकार है वो क्या है आपकी, मोर पावरफुल है किससे, स्टेट गवर्नमेंट पे कंपेयर में। अब आगे चलते हैं। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला कि टाइम और रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत होगी, जैसा समय होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों है, फेडरल है, यूनिटरी है, ओके। थर्ड आपका आता है केसी वियरे, केसी वियरे, ओके। इन्होंने काफी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया। पहली बार जब इन्होंने संविधान को पढ़ा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 2 साल 11 महीने 18 दिन में, तो उसके बाद ये साहब आए थे, काफी ये विद्वान हैं, इनके इनकी को ये कॉन्स्टिट्यूशन पे किताबें भी हैं। तो ये आए थे, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद बोला कि ये क्या है, यूनिटरी स्टेट है, क्या है, यूनिटरी स्टेट है, एकात्मक एकात्मक राज्य है। केवल जो इसमें विशेषता है, इसमें जो विशेषता है वो क्या है, फेडरल फीचर्स है ना, फीचर्स है, फेडरल फीचर्स है, मतलब जो इसकी विशेषता है वो क्या है, संघात्मक विशेषता है, संघात्मक
संघात्मक विशेषता विशेषता है। ठीक है। तो केसी वेरियर साहब ने फर्स्ट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो उन्होंने बोला कि भैया ये तो यूनिटरी स्टेट है, मतलब जो इंडिया जिस सिस्टम पे चल रहा है वो यूनिटरी इन नेचर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के कंपेयर में। बस इसके देखने की मतलब ऊपर से केवल देखने पे आपको लगेगा कि ये कुछ फेडरल फीचर्स लिए हुए बैठे हैं। ये फेडरल फीचर्स जैसे जैसे ग्रेजुअल क्लास आगे बढ़ेगी तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि फेडरल फीचर्स है क्या। तो ये देखने में लगेगा कि ये फेडरल संघात्मक विशेषता लिए बैठे हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये क्या है, यूनिटरी स्टेट है, मतलब एकात्मक राज्य है। तो इनका एक लंबा चौड़ा कोटेशन है, उसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बस उसको मैंने शॉर्टकट में तोड़ के यहाँ लिख दिया है कि इनके कहने का तात्पर्य क्या है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया इज अ unitary state with subsidiary federal features rather than federal state, ठीक है, with unitary subsidiary features। इसका मतलब यह है कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एकात्मक राज्य है, केवल ये संघात्मक विशेषता लिए हुए, बजाय इसके कि ये एक संघात्मक राज्य है, ठीक है, एकात्मक विशेषता लिए हुए। तो ये एक लंबा चौड़ा एक आपका स्टेटमेंट है, उसको ही मैंने तोड़ के आपको यहां पे समझा दिया है। आप इसको किताब से भी जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने दोबारा से स्टडी किया, इनके अगेंस्ट में काफी लोग बोलने लगे, जो काफी विद्वान थे उस समय आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वेदर जवाहरलाल नेहरू या उसके बाद B.R. अम्बेडकर, कि नहीं नहीं ये फेडरल ही है, समय और टाइम के रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ये एकात्मक या यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्होंने फिर से क्या किया, स्टडी किया, केसी वेरियर साहब ने दोबारा स्टडी किया। तो इन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो है क्वाजी फेडरल है, क्वाजी फेडरल है। इसको हिंदी में भी क्वाजी फेडरल ही बोलते हैं, हर जगह क्वाजी फेडरल लिख के आता है। क्वाजी फेडरल है मतलब क्या है, अर्ध, अगर शुद्ध हिंदी बोले तो अर्ध संघात्मक पद्धति पे इंडिया काम करता है, अर्ध संघात्मक पद्धति पे। इसको ये बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाए, लेकिन ये इसका कुल मिला के मतलब ये निकला कि जो भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला था या डी बसु साहब ने बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ बात, ठीक है, टाइम और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या है, फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। तो आप यहाँ पे पा रहे होंगे कि आपने जब इंडिविजुअल की स्टडी की, ये लोग अपने आप में एक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो जब आप एक व्यक्ति के तौर पे पढ़ते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा यूनिटरी ही दिखेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मोर पावरफुल दिखेगी देन स्टेट गवर्नमेंट। फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको आंसर में कंक्लूजन में लिखना है संघात्मक। ये क्यों लिखना है मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया इंडिविजुअल स्टडी, ठीक है। अब आगे बढ़े ताकि हम जान सके कि हमें आखिर फेडरल क्यों लिखना है कंक्लूजन में। यहां पे क्या है, अब ये हो गया कि और कई सारे इंडिविजुअल ने इसकी स्टडी की है, आप पढ़ने को तमाम पढ़ सकते हैं, 10-15 इंडिविजुअल्स और है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपके नेम है जो एमसीक्यू परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में कोट करने के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैंने उनके ही नाम दिए हैं। अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जैक्ट क्या कहती है, जो संवैधानिक बॉडी क्या कहती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या यूनिटरी है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं तमिलनाडु ने एक आयोग का गठन किया, ठीक है, जिसका नाम राज मन्नार, ठीक है, राज मन्नार कमेटी, एक कमेटी का गठन किया। इसने क्या आंसर दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है, ठीक है, फेडरल है मतलब क्या है, संघात्मक है, ओके। उसके बाद अब सेंट्रल, ये तो हो गया स्टेट गवर्नमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखें तो किसी एक राज्य ने दिया तो, क्योंकि राज्य अपने आप में ही क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का देखें तो तमिलनाडु ने ऑटोमेटिक ये खुद एक कमेटी बना के क्लियर कर दिया काफी रिसर्च करके कि वी हैव अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो इन्होंने भी क्या किया, आपकी एक कमेटी बनाई जिसका नाम है सरकारिया, सरकारिया कमेटी। कमेटी की हिंदी जो आपकी होती है ये होता है समिति, ठीक है,
समिति, ओके, समिति बनाई। इसने जो रिपोर्ट सबमिट की, इन्होंने भी क्या कहा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल, संघात्मक, ठीक है, संघात्मक संविधान लिए बैठे हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। ये तो हो गया जो सरकार कह रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब आते हैं कुछ केसेस पे। बड़ा फेमस केस है SR बोमई का केस, ठीक है। इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल है ना, क्लियर कर दिया, संघात्मक है। आगे कौन से केस में कहा, केशवानंद भारती केस में, ठीक है, केशवानंद भारती केस में इन्होंने भी इसमें क्या कहा, फेडरल कहा, फेडरल कहा। ऑटोमोबाइल, ये सब सारे लीडिंग केस है। ऑटोमोबाइल इंटरनेशनल नेशनल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और केशवानंद भारती केस में इसको क्या बोला गया, बेसिक स्ट्रक्चर, ये बात याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल ढांचा, मूल ढांचा, भारत के संविधान का वो हिस्सा जो अगर मर गया, मूल ढांचा किसे कहते हैं भारत के संविधान में, भारत के संविधान का वो हिस्सा जो अगर मर गया तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है, ये बात आप समझिएगा। इसको इतना इंपॉर्टेंट माना है सुप्रीम कोर्ट ने या केंद्र सरकार ने कि जो जब भी वो कहेंगे यही कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूनिटरी नहीं है, क्योंकि ये फेडरल हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। कौन से केस में डील किया गया था, केशवानंद भारती केस में। और फेडरल एक ऐसी क्वालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसी खूबसूरती है कि अगर हम ये कह दें कि नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पूरे इंडियंस ये कहने लगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ना होके क्या है, यूनिटरी है, संघात्मक ना होके एकात्मक है, तो वहीं पे उस दिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या करेंगे, मार देंगे। ये बात समझिएगा, मूल ढांचे का मतलब ये होता है, ओके। छठवीं चीज जो इसमें अगला केस है, कुलदीप नायर का केस, ठीक है। कुलदीप नायर का ये कब आया, 2006 में। इसमें भी क्या बोला गया, फेडरल बोला गया, ये बात याद रखिएगा। मतलब आप देख रहे होंगे कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की केसेस की बात करें, तो यहां पे ये क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ये भी यही बताना चाह रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल है, संघात्मक है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बता रही है कि ये फेडरल है, ओके, इंडिविजुअल जब पढ़ रहा है तो उसे दोनों का कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो आखिर ये मैटर है क्या एग्जैक्ट, ठीक है। तो जब भी आप इंडिविजुअल, मैं फिर से कह रहा हूं, जब भी आप इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देख के लगेगा कि ये दोनों ही है, दोनों ही है, बट आपको आंसर लिखना फेडरल, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ने इतना रिसर्च करके अगर इसको फेडरल बताया है तो ये मूर्ख नहीं है, इस बात को समझिएगा, ये मूर्ख नहीं है। और अगर आपने कंक्लूजन में क्वाजी फेडरल या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लिख दिया तो राइटर आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। आपको यहां पे ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्योंकि फेडरल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे देश का ये टारगेट है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को इस डायरेक्शन में लेके जाएं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो हो सके, आर्टिकल 14, ठीक है, समता का अधिकार सभी को मुहैया हो सके विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहीं तक बात नहीं रहती तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये गोल है कि हमें हर चीज को इस लेवल पे लेके जाना है कि हर चीज आपस में क्या हो, बराबर हो, इस बात को याद रखिएगा। इस वजह से ये क्या बोला गया है केशवानंद भारती केस में, फेडरल स्ट्रक्चर, भारत के संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा है, संघात्मक जो पद्धति है ये इसका मूल ढांचा है। अब आइए हम इसको टेस्ट करें, जो इसके, चूंकि हम एक इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, मैं कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं, बट हम लोग एक विश्लेषण कर रहे हैं जहां पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फेडरल है या यूनिटरी है। तो अब इसको ग्रेजुअल करके हमें टेस्ट करेंगे कि ये आपका
फेडरल है या नहीं। ठीक है, ये फेडरल है या नहीं। तो इसको कई तरीके से लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन मैं इसको दो ही नियम से टेस्ट करना चाहूंगा। पहला जो आपको दिया है आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में मेंशन है इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, क्या होगा, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंडिया, ठीक है, इंडिया अर्थात, अर्थात भारत, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो इसमें हमें सारी बातों पे ध्यान नहीं रखना है, हमें ये जानने के लिए कि ये फेडरल है या यूनिटरी है ना। हमें केवल इस पे, ये एक पूरा लाइन है, इस पे केवल हमें इस पे फोकस करना है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ये ऐसा है स्टेट्स, ओके, मतलब राज्यों का संघ, इस पे केवल फोकस करना है। तो मैं बाकी सारे हिस्सों को मिटा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में लिखा गया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये फेडरल है या नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स पे फोकस करने की जरूरत है, ओके। तो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ मतलब कि 29 स्टेट्स हैं, इनका मिला के ये क्या होगा, भारत क्या होगा, आपका संघ होगा। इसकी परिसीमा में क्या क्या आते हैं, टेरिटरी में क्या क्या आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इंडिया को डिफाइन करने की कोशिश की गई कि इंडिया एग्जैक्ट होगा क्या, इंडिया एग्जैक्ट होगा क्या। स्टेट्स मतलब 29 स्टेट्स, इनका मिला के ये क्या होगा, यूनियन होगा, मतलब संघ होगा। यहाँ पे 29 स्टेट्स, इनको मिला के ये क्या होगा, संघ होगा। ये बात समझिए यहाँ पे। तो अब आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है या नहीं, ठीक है। तो अंबेडकर साहब ने खुद बोला है, और जो भारत के संविधान के आर्टिकल 2 और 3 से भी पाते हैं हम, अंबेडकर साहब ने ये बोला है कि हमारा जो राज्य है, इसकी कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, इसकी परिसीमा जो है, इसका क्षेत्रफल, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि यूपी जितना बड़ा आज है फ्यूचर में भी उतना बड़ा होगा, वेस्ट बंगाल जितना बड़ा आज है 200 साल बाद हो सके वो वेस्ट बंगाल ही रहे, ठीक है, वेस्ट बंगाल का नाम रख के हम कुछ भी रख सकते हैं उसका, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि टोटल पावर, अगर किसी राज्यों का नाम चेंज करना है, नेम बदलना है, इसको राज्य को तोड़ के दो चार राज्य बनाने हैं, ठीक है, या दो राज्यों की परिसीमा को लेके कोई एक राज्य बनाना है, अगर न्यू स्टेट्स बनाना है, कोई नया राज्य आपको बनाना है, नया राज्य बनाना है, इसमें टोटल मनमानी किसकी होती है, सिंपल शब्दों में टोटल मनमानी किसकी होती है, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट मतलब संसद की, संसद मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। आपकी टोटल मनमानी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसी वजह से अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, अंबेडकर साहब ने यह कहा है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो क्या है, आपका विभाजी राज्यों का अविभाजित संघ, ठीक है, विभाजी राज्य बोल रहे हैं वो, विभाजी राज्य मतलब जिसका विभाजन किया जा सके, जिसको तोड़ा जा सके। तो परिसीमा की कोई गारंटी हुई नहीं किसी भी राज्य की, भविष्य में जो राज्य जितना बड़ा है कोई गारंटी नहीं है कि वो राज्य उतना बड़ा ही होगा। भविष्य में जो राज्य जिसका नाम आज यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, कोई गारंटी नहीं है कि 15-20 साल बाद उत्तर प्रदेश ही होगा, इसके नाम को बदला जा सकता है। और ये गारंटी जो बदलने का जो टोटल कार्यभार या जो शक्ति समाहित है वो किसमें है, आपका पार्लियामेंट में है ना, पार्लियामेंट में है। तो आपको यहां से भी देख के क्या लग रहा होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन देख के लग रहा होगा कि यहां पे भी आपको क्या लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मोर पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, मोर पावरफुल देन
स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो केंद्र सरकार है ये राज्य सरकार के कंपेयर में आप देखेंगे काफी ज्यादा आपको ये पावरफुल दिख रही है। ओके, तो यहां से भी आपको क्लियर हो रहा है। तो आप जब भी प्रैक्टिकल में घुसने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका फेडरल है या यूनिटरी है, तो आपको हमेशा आंसर टेस्ट करने पे फेडरल ही आएगा। बट मैं फिर से कह रहा हूं कि ये फेडरल है और इसके भी सबूत हैं, ठीक है। बट इसके सबूत हम कब देखेंगे, ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम एग्जैक्ट पा जाएंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या आपका क्या है, यूनिटरी है। ओके, थैंक यू।